एक्सेप्टेंस के ऊपर एक बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट जो है एक्सक्यूज भी करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्टेंस की जो पावर है वो आप लोगों को किसी ने आज तक बताई नहीं। और लेट गो या एक्सेप्टेंस जो है, इसको अपने जीवन में कैसे उतारें और इसकी पावर क्या है, इसको आपकी मतलब इसमें एक ऐसी पावर है, अनगिनत ये पावर, अनगिनत शक्ति या विशाल शक्ति या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोटेंशियल ये रखता है। स्वीकारता जो होता है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। आज मैं सोया नहीं हूँ तो थोड़ा सा फंबल करूँगा। तो ये बाइक की रिपेयरिंग करवाने के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है सर्विसिंग के लिए। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हर 2 महीने में सर्विसिंग करवाओ। ये मेरे को समझ ही नहीं आता। कार बाइक जाओ सर्विसिंग कराओ, वहाँ खड़े रहो आके, उसके बाद लेके आओ। ये तो पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब आसपास है ही नहीं, आसपास होता ही नहीं है। कभी दूर जाओ, वहाँ खड़े रहो, फिर जाओ 2 महीने बाद, फिर वापस आ जाओ। तो यही चक्कर रहता है इसमें। कई बार मैंने सर्विसिंग लेट करवाई मेरी बाइक में, इंजन के कुछ इश्यूज हो गए। फिर इंजन का काम करवाओ, 7-8 हज़ार रुपये वो लगेगा। फिर फिर उसके बाद सर्विस सेंटर में फ्रॉड हो रहे हैं कि काम हो रहा है 1500 का, चार्ज करते हैं 4,000 5,000। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से एक मेरे को सर्विस सेंटर मिला है गाज़ियाबाद का। एक सर्विस सेंटर है सम्राट मोटर्स करके कौशाम्बी में। मेरे को वो सबसे सही सर्विस सेंटर लगता है। बाकी नोएडा वाले फ्रॉड है, पटपरगंज वाले फ्रॉड है। तो यामाहा का जो सर्विस सेंटर है उसमें मैक्सिमम आप देखोगे तो फ्रॉडनेस होती। बेसिक ऑयल चेंजिंग और इसको ये सब तो आना चाहिए आपको एज अ बाइकर, अगर आप देखें तो। लेकिन वही है कि कौन सीखे 1 घंटा। क्या करे आदमी, क्या क्या करे, ये करे वो करे, वो करे ये करे, क्या करे बताइए। एज अ मर्द आपके पास जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि आप उस जिम्मेदारियों के तले ही दबे रह जाते हैं। और साक्षी भाव या आत्मज्ञान जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे मददगार आपके सामने हेल्पफुल साबित होता है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि आत्मज्ञान से एक्सेप्टेंस आता है, एक्सेप्टेंस से चीज़ों को लड़ने की क्षमता आती है। अब जब ये मोटर्स वाले जो थे, सर्विस सेंटर वाले, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करना चालू किया, वो सबके साथ कर ही रहे हैं ये, तब पता चला कि वहाँ भी लॉ ऑफ पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो भी लॉ ऑफ पैटर्न से ही मैंने ये वाला सर्विस सेंटर जो है, सारे सर्विस सेंटर में करवाया। तो फिर मुझे पता चला कि ये वाले थोड़े जेन्युइन है, करते ये भी है, इनका भी बहुत भयानक है। लेकिन कंप्लेंट्स अगर आप डालें तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो क्या हुआ कि मेरी ऑयलिंग सही से हुई नहीं, और उन्होंने मेरे से इतना चार्ज कर लिया जिसकी कोई हद नहीं। 9 की लकड़ी 90 खर्चा, 2.5 लाख की बाइक है, उसमें से हर महीने 5,000 रुपये लग जा रहा है। मतलब इससे अच्छा है कि मतलब खुद ही या तो सी मैकेनिक बन जाओ। तो उसके चक्कर एक आदमी के पास गया अभी मैं यहाँ पे, तो उस अब क्या बताऊँ, गुस्सा आता, गाली निकलती है। उस घोंचू ने मेरे से क्या बोला, उस बेईमान और हरामखोर इंसान ने क्या बोलता है क्या मेरे से, कि ये वाला ऑयल डला लीजिए, ये तो ये सब तो सब बाइक में पड़ता है। जबकि उस वक्त मेरे को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो यामा में यामा ल्यूब पड़ता है, यामा ल्यूब करके ऑयल होता है, वही पड़ता है। आप जो भी बाइक में, जैसे रॉयल एनफील्ड है तो उसमें भी उसी का ऑयल डालिए, कंपनी वो बेचती है। अगर आप दूसरा अलग से खरीदोगे ऑयल तो वो मोटा होता है काफ़ी, तो इंजन पे काफ़ी हर फर्क पड़ता है। तो उन्होंने डाल दिया क्योंकि उनको बेचना था। ऑल्दो उसकी दुकान भी अभी बंद हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं चलेगी दुकान तुम्हारी। काम उसका अच्छा था, बहुत और भी काम अच्छे थे, लेकिन
बाद में उसकी दुकान बंद हो गई, लक्ष्मी नगर में दुकान थी। और क्यों? क्योंकि तुम इतने बेईमान हो पैसे को लेके, इतने ज़्यादा हरामखोर हो कि तुमको कस्टमर को सही राह दिखानी नहीं आती। बस कुछ भी बेच दो कस्टमर को, बस कस्टमर को बेवकूफ़ बना दो। कस्टमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अपने फायदे के लिए इस ग्रीड के चक्कर में, इस लालच के चक्कर में पैसा 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 पैसा, क्या करना है? वाइफ को मॉरिशस लेके जाना है। अरे साले, वाइफ को मॉरिशस क्या लेके जाएगा तू? वहां भी रोने ही वाला है, और तेरी वाइफ भी रोने वाली है, और तू भी रो, तेरे बच्चे भी रोएंगे, और ये पूरी दुनिया रो ही रही है। और क्या होगा? जिसके पास पैसा नहीं है वो रो रहा है, जिसके पास पैसा है वो रो रहा है। तुम्हारे जैसे 1,000 लोग, लाखों लोग आए और आज मिट्टी बन गए। तुम हो ही साले घोंचू, तुम लोग तो एक नंबर के, और होना ही चाहिए। ये सृष्टि का विनाश तुम्हारे ही हाथ में है, और तुम करो। मैं तो चाहता हूं इस पृथ्वी का खत्म हो, ये पृथ्वी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि क्योंकि भाई होना ही है, और उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, क्या करोगे? जहां देखो वहां बेईमानी, वहां पे साला किसी आदमी के पास मतलब दिमाग इतना शार्प रखना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने इसको काफी रिसर्च किया तो देखा, पता चला कि जंगल में भी ये होता है। जंगल में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यहाँ भी सर्वाइवल होता है। मतलब सीधे आदमी की, जितना ज़्यादा आप सीधे हो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मारा जाता है। आप ये सोचो ना कि मैं तो बड़ा सीधा हूँ, अच्छा आदमी हूँ, भला इंसान हूँ। वो भले इंसान को पहले कुटाई होगी। जितना ज़्यादा आप कमीने हो उतना ही ज़्यादा आप इस दुनिया से लड़ सकते हो। ऑल दो ये कई दूसरे स्टेट्स में अप्लाई नहीं है, जैसे कि कई ऐसे इंडिया में स्टेट्स है जहाँ पे, कर्नाटका मेरे को बहुत अच्छा स्टेट लगता है। वहाँ पे क्या है कि इतना इतना गंद नहीं मचा हुआ है दिमाग में लोगों के, जितना ये नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये बाप रे बाप, अरे बाप रे, क्या बताऊं। हे भगवान, मतलब लालच के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में लोग क्या नहीं कर रहा है। लोगों ने लोगों का बस चले तो लोग, मतलब खुलेआम ये करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे सरकार के डर की वजह से। नहीं तो पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या क्या लोग बनाना चाहते हैं। पहले एक चीज के पीछे भागते रहेंगे, फिर वो चीज मिल जाएगी, फिर किसी और चीज के पीछे भागेंगे। उनका यही चल रहा है। बेईमानी हर जगह बसी हुई है। तो ये एक्सेप्टेंस क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। अब ये जिम्मेदारी कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। क्योंकि आपको मान लो कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ कुछ लेट से आप कुछ चाहते हो वो नहीं हुआ, या कोई दूसरे आपसे कुछ चाहते हैं वो नहीं हुआ, फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उसकी वजह से। कि मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया, या आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, तो आदमी पूरे टाइम बस इसी में पड़ा रहता है कि ये मैं चाहता हूं, ये नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। वही है और कुछ नहीं है, कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसे लोग हो जाएं। अब ये पॉसिबल नहीं, हर समय पॉसिबल नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम तो इसको कर सकते हो, चेस कर सकते हो, आप सक्सेस चेस कर सकते हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है नहीं, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स वाले मैटर है, यानी जो लोग हैं, लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। चाहे आपका पति हो क्यों ना हो, ना आपका पति आपके कंट्रोल में है, ना आपका बच्चा 18 साल के ऊपर हो गया अगर वो, तो वो आपके कंट्रोल में है। आपके हाथ में सिर्फ आप खुद हो, आपका ब्रेन है। इस सोसाइटी आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, क्या करें सर? मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करो, नहीं हो रही तो क्या करो? एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? मेरे जीवन में कई ऐसी समस्या हैं जिसके बारे में अगर मैं आपके सामने जिक्र कर दूं तो आप लोग की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसमें से कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, कभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
कि ये क्या है, लेकिन उदाहरण वैसे अच्छे हो सकते थे चीज़ों के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने जीवन से कोई किस्सा उठाऊं जहाँ पे पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा यूज़ हुआ है, वो है एक टाइम था जब आ, मुझे यू नो ये करना था कि मैं अपने संगीत को काफ़ी आगे लेके जाऊं, और काफ़ी ट्राई किया। मतलब 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर भी कर लिए और ये सब कुछ। फिर पता चला कि यहाँ पे लोग ही करप्टेड है साले, ये बॉलीवुड में। क्यों? क्योंकि वो पहले तो, अगर आप समझ लो करप्टेड, अब मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं समझाना यार, प्लीज़ सॉरी। मैं सरदर्द नहीं करूंगा अपना, फिर उसमें जाओ बॉलीवुड समझाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे आके वो कहो कि ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो बॉलीवुड करप्टेड है। तो अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि मुझे समझ लिया यहाँ तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि और अगर हो भी गया तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने लेट गो कर दिया। हाँ जी, आ रहा हूँ सॉरी, एक सेकेंड में। तो लेट गो करने का जो मामला होता है पूरा का पूरा, उसमें एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है कि व्हाट इज़ लेट गो, पहले समझते हैं। जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे आप सोचते हो कि वो वैसे नहीं चल रहा जैसा मैं चाहता हूँ, या मेरी इच्छाएं पूरी पूरी नहीं हो रही। रियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अनरियलिस्टिक जो इच्छाएं हैं या कुछ, या कोई सिचुएशन आ गई है, वो सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या लेट से कि अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट से कि आप जेल चले गए, तो वो तो कंट्रोल में नहीं है। तो हाथ कट गया या कुछ भी हो गया, तो होता क्या है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी रहें, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं बिल्कुल विपरीत। और उस विपरीत को हम जब वो विपरीत हमारे सामने आता है तो हमें इतना उससे दर्द होता है, उससे दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, वो कष्ट होता है। वो कष्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, फिजिकल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए, 100 करोड़ में आपके पास 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं, खाली हो गए रात में। तो 2-3 दिन तक आपको शौक में रहोगे आप, लेकिन 14 दिन आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर आपके लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए क्या आसान, हमारे लिए कुछ आसान नहीं। अगर मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैक्सिमम टाइम मैंने यही किया है। और इनफैक्ट आपसे भी जीवन यही करवाता है, लेकिन आपसे 6 महीने बाद करवाता है। जैसे कोई छोड़ के चला गया, तो अब इनफैक्ट आप उससे एक्सेप्ट करो, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आप उसको रोते रहते हो। अरे वो नहीं, वो यहाँ चली गई, वो यहाँ चली गई, अरे यार ये वो वापस नहीं आ रही है, छोड़ के चली गई, दर्द हो रहा है, ये वो। आप उसको 6 महीने बाद एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, भले अभी नहीं करो। तो एक होता है इनएविटेबल पीरियड। ये जो इनएविटेबल पीरियड होता है, इसमें कुछ भी करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फॉर एग्जाम्पल 3 महीने तक ब्रेकअप के बाद दर्द होना ही होना है, चाहे कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी कर लो, दर्द होना ही होना है। कई बार मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया। अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट है, प्रतीक नाम है उसका, मैसेज आया मेरे पास कि आपका पॉडकास्ट सुना, आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने कहा फालतू बातें मत करो। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि फालतू बातें मत करो, कोई खुशी वुशी नहीं हुई किसी को, मैंने नाम ले लिया। ये चलो हुई होगी, कभी कभी आदमी ना प्यार में बोल देता है, लेकिन एनीवे हुई हो ना हुई उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसा है मैंने उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो कह रहा था कि भैया मैं बाहर मतलब मैं ब्रेकअप मेरा हो गया और मैं बाहर हूँ। मैंने कहा बाहर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। आपके पॉडकास्ट सुने, काफ़ी शक्ति आती है, मैंने शक्ति आए, पॉटी आए, सुसु आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर हो ही नहीं सकते हो। मतलब इनएविटेबल पीरियड होता है एक। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा थी रिलेशनशिप की, यानी बहुत ज़्यादा अटैच थे दोनों आपस में, लड़का लड़की,
तो इंटेंसिटी 6 महीने, 6 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक जा सकती है। इनफैक्ट कई के केसेस में तो इंटेंसिटी 10 10 साल तक गई हुई है। क्यों? क्योंकि लड़की भुला ही नहीं पा रही। लड़की के अंदर ये बैठा हुआ है हुक जो होता है, थॉट्स के हुक होते हैं, वो एक्चुअली इनएविटेबल पीरियड से बाहर आ गई है, लेकिन अब वो इंटेलेक्चुअल पीरियड में जा चुकी है। तो जब मैं बुक लिखूंगा तो इनएविटेबल पीरियड के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ब्रेकअप के बाद इनएविटेबल पीरियड जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल पीरियड। इसमें आदमी जानबूझ के इंटेलेक्चुअली पकड़ के बैठता है। इंटेलेक्चुअल मतलब थॉट, थॉट को पकड़ के बैठेगा कि नहीं, मेरी वो याददाश्त थी, मेरी यादें थी, वो लड़की प्रिया, प्रिया मेरी याद है, प्रिया मेरे जीवन का अहम हिस्सा था। जब वो थी तो मेरा जीवन बहुत खुशहाल था, जब वो थी मेरा जीवन बहुत मंगलमय था, जब वो थी तो मेरा जीवन बहुत सुखी था। तो अब मैं प्रिया को छोड़ूंगा नहीं। तो वो इंटेलेक्चुअली उसको कैप्चर करके रखता है, मतलब उसको, लड़की को उसने जेल में बंद कर दिया, लड़की लड़की को रिलीज नहीं। ये इंटेलेक्चुअल पीरियड होता है, ये आता है 6 7 महीने के बाद। क्योंकि इनएविटेबल पीरियड जो है वो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है आपकी, उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स है वो बॉडी का। इंटेलेक्चुअल आर्टिफिशियल है, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। मेरे पास एक केस आया अभी, जब मैं ब्रेकअप का चैनल चालू, बाय द वे आपको बताना चाहता हूँ, ब्रेकअप का चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया और उसका पहला वीडियो भी शूट हो चुका है और बहुत ही जल्दी इस पर काम होने वाला है, बहुत तेजी से काम होगा। और कोई कंसल्टेंसी अगर किसी को चाहिए होगी तो वहीं से मिल सकती है आपको। और जो भी ब्रेकअप के जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो चुपचाप बैठ के यूट्यूब पे देखें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लैडर में नंबर 2 पे आए, जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो लैडर में नंबर 3 पे आए, और जो और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो लैडर में नंबर 4 पे आए। तो कुछ लैडर, वैल्यू लैडर ने डिसाइड कर रखी है, लेकिन अभी उसमें धीरे धीरे अभी इसकी बात करना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो मेरा स्टूडेंट था इसने मेरे को लगा मैं बाहर, तो इंटेलेक्चुअल कैप्चरिंग जो होती है बेसिकली वो अभी इसमें नहीं आई है। ये जो स्टूडेंट है, क्योंकि इसका ब्रेकअप हुआ है, वो आई है अभी इसमें इसमें इनएविटेबल जोन चल रहा है, इसका इनएविटेबल पीरियड चल रहा है। इनएविटेबल पीरियड जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, नेचुरल है, नेचुरल है। जैसे कि मान लीजिए आपको काटा, तो किसी ने काट लिया तो अब काटेंगे तो दर्द होगा। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे दर्द ना हो, मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता भाई। शुरू में काटा किसी ने तो दर्द होगा, अब घाव आएगा, और घाव आने के बाद फिर उसके बाद फिर उसमें धीरे धीरे भरेगा वो। तो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, वैसे ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। इसको ब्रेन का रिस्पॉन्स बोलते हैं। जब बॉडी में कोई बुखार या तबीयत खराब होती है तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, वैसे ये भी रिस्पॉन्स होता है। ये भी एक अटैचमेंट जो है वो एक ब्रेन पे इंजरी है। अटैचमेंट जो होती है ब्रेन पे इंजरी है, बॉडी पे नहीं। सेम रिस्पॉन्स है बट दिखता अलग अलग है, मैनिफेस्ट अलग अलग तरीके से होता है। बॉडी में आपको एक घाव दिखेगा, जो आपकी चमड़ी होगी वो हटी होगी, वो हील होगी, वुंड हील होगा, उसके बाद फिर वो क्लोजअप होगा, उसका दाग रह जाएगा। वैसे ही इसमें भी होता है। शुरू में वुंड जो है वो वेट रहता है, फिर ड्राई होता है, फिर प्रोलिफरेशन होता है, उसके बाद फिर वो हील्ड अप हो जाता है। ठीक है, फिर घाव क्या होता है कि आदमी और सख्त हो जाता है, मतलब वो अब जल्दी से प्यार नहीं कर सकता, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जीवन में लेके। तो इसी वजह से बोलते पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, इसी वजह से, क्योंकि पहला प्यार जो होता है वो सबसे एक सॉफ्ट, दो सॉफ्ट दिल, या एक अगर आपका पहला है तो आप सॉफ्ट हुए, एकदम से मिल रहे हैं, मतलब आप वर्जिन थे तो वर्जिनिटी एकदम से क्या हुआ कि बैंग ऑन। तो वो एक बहुत सॉफ्ट और इनोसेंट पीरियड होता है, इसलिए याद रह जाता है वो। इनफैक्ट पहले हर चीज़ याद रह जाती, पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार बाइक चलाना, पहली बार लैपटॉप खोलना, पहली बार किस करना, पहली बार सेक्स करना, सब कुछ याद रहता था। सब कुछ पहला पहला सब याद रहता। कहते ना, तू पहला पहला प्यार, ओके। तो कहते हैं कि तू पहला पहला प्यार है मेरा। तो व्हाटएवर, मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस समय। तो रात में सोया नहीं हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे अभी जाना है यामाहा। तो
ये चीज़ है। तो अब क्या होता है, तो कह रहे भैया बाहर आ जाएंगे, मैंने कहा नहीं बाहर आ नहीं सकते। तो इनएविटेबल पीरियड में आपको पहले ये समझना पड़ता है कि दर्द अटल है। इंटेलेक्चुअल पीरियड में आप कह सकते हो कि दर्द अटल नहीं है, आप कंट्रोल में आ रहा, आप कंट्रोल आ गया आपके हाथ में। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे केसेस, एक केस हुआ बड़ा खतरनाक केस था मेरे पास। केस आया, वो कह रहे कि मैं 4 साल हो गया हो शादी को, लड़की थी, 4 साल शादी को हो गए, मैं अपने पति को भुला नहीं पा रही हूँ, सॉरी अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा आपका पति है? कहते हैं हाँ, हम लोग थाईलैंड सिंगापुर में रहते हैं, शी इज फ्रॉम सिंगापुर। पता नहीं, हो सकता है पॉडकास्ट सुनती भी हो अभी। मेरा बॉयफ्रेंड याद आता है मेरे को, मैं निकाल ही नहीं पा रही मेमोरीज उसके हाथ में, मुझे बस उसी की याद आती रहती है। मैंने कहा 4 साल हो गया यार, ये क्या। फिर मैंने और केसेस देखे, 10-10 साल हुए। फिर मैं काफ़ी उनसे इंट्रोगेशन किया, मैंने कहा क्या चक्कर हो गया, मतलब ऐसा क्या है जो उसको आपको याद आ रहा है। वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था, जब वो था मेरी ज़िंदगी में, मेरी जीवन बहुत अच्छा था, जब अब मेरा जीवन एकदम बेकार। मैंने कहा आपका पति खराब है, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा पति है, कमाता है, प्यार करता है, घर आता है मेरे से, हक करता है, रात में सुबह जाता है। तो पर वो चीज़ नहीं है जो उसमें थी। मैंने कहा तो आप वो चीज़ तो किसी में नहीं मिलेगी, वो चीज़ गई, खत्म हो गई, यही तो प्रॉब्लम हो गई। अब पता आपको, मैं आपको नई खोज करते हैं यहाँ पे, देखो किसी के अंदर दम नहीं है इस लेवल पे डीप जा पाए, स्पेशली ब्रेकअप में। ब्रेकअप में क्या है, स्पिरिचुअलिटी में भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो जिस तरीके से रोमांटिकली बिहेव करती है, जिस तरीके से सेक्सुअली बिहेव करती है, वो सबका एक पैटर्न होता है उनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको किस कर रहा है, ठीक है, तो वो किसिंग स्टाइल जो है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किस कर रहा है तो कोई सॉफ्ट कर रहा है, कोई बाइट कर रहा है, कोई बाइट कर करके फिर सॉफ्ट कर रहा है, कोई दांत में जीभ लगा रहा है, कोई जीभ लगा रहा है, किसी की सांसें तेज चल रही, किसी की सांसें की जो स्मेल है वो अलग है। अब होगा क्या, वो एक पैटर्न होता है। आप देखो, अगर आपने 3-4 लड़कियों को किस किया हो कभी जिंदगी में, अगर एक भी नहीं की हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। और अगर तुम लोग, मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कई लोग मेरे को वर्जिन वर्जिन ऐसे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मज्ञान से होगा। मैंने कहा कुछ होने वाला नहीं, चक्कर पालने ही नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई तुम लोगों की। तो क्योंकि कई लड़के यहाँ पे आके सुनते रहते मेरे को, फिर कहते हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। 15-15, 16-16 साल के लड़के जो है वो इस समय मेरे को सुन रहे हैं। 15 साल के लड़के जिनको कुछ पता ही नहीं, जिंदगी का जेड नहीं पता, वो मेरे को सुन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं मत सुनो, मैं बस कह रहा हूं कि ओपन रहो हर चीज के लिए। ये मत सोचो कि आत्मज्ञान से आपको सुख मिल जाएगा, क्योंकि भी तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मेरे से। अरे 3 साल से सुन रहे थे इनको, इनका मेडिटेशन फॉलो किया, इनके ज्ञान सुने, बढ़िया आदमी है, ब्रेकअप वेकअप हुआ इनका, काफी झेला इन्होंने, लेकिन यार इन्हें सुख नहीं। सुख कहां से मिलेगा, जब सुख तुमको कहीं और चाहिए तो कहां से मिलेगा। तुम वही सिंगापुर वाली लड़की वाली बात कर रहे हो कि मुझे अपने पति में सुख नहीं मिल रहा है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड में सुख मिल रहा है। क्योंकि तुम घोंचू हो। तुम पहले तो ये समझो कि तुम्हें जो चाहिए उसमें दोगलापन मत लाओ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो तुम्हें चाहिए उसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए। सीधा बोलो कि हाँ भाई मेरे को सच्चा प्यार चाहिए, मुझे सेक्स करना है, ओ मैनू सेक्स दिला दो यार। तो करो ना जाके भाई, किसने मना किया, यहां आत्मज्ञान में क्या कर रहे हो। एक और भी लड़की है, उसका कई बार मैं जिक्र करता हूं, एक दिन वो मेरे को अगर देख लिया उसने तो मारेगी बहुत मेरे को। 35 साल की है, मेरे से बोलती क्या है, मैं मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, अब मैं योगा कर रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर 2 दिन बाद देखा इंस्टाग्राम पे वो अपने पति के साथ फोटो डाल ली, एक्स पति, एक्स हस्बैंड के साथ उसने फोटो डाल दी। मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैंने मैसेज डाला, मैंने कहा क्या हो गया, मतलब ऐसे दोबारा डाला। अरे वो मिलने आ रहे थे तो मिल लिया। मैंने कहा अभी तो तुम्हारा योगा आंसर था, अब तुम्हारा दोबारा हो गया। तो फिर मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि बच्चों बच्चों क्या सीन है। बच्चे बच्चे हमने आज तक करे नहीं, हमारे हुए ही नहीं, क्योंकि तब तक लड़ाई हो गई हमारी। हो बच्चे बच्चे मुझे करने ही नहीं है, योगा ही सब कुछ है, मेरे योगा ही मेरा बच्चा है, योगा ही मेरा बच्चा है।
मैंने कहा योगा बच्चा, मतलब बच्चा चाहिए अल्टीमेटली? आपका डायलॉग में आपका आंसर छुपा हुआ है। भैया योगा मेरा बच्चा का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय योगा मेरा बच्चा है? ऐसे ही मेरे कॉलेज में एक लड़का था, आदित्य नाम था उसका, वो पता क्या कहता था? गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है, गिटार। मैंने कहा ठीक है, दोनों में छेद होते हैं। लेकिन यार ये चक्कर समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब यहां तो मतलब गिटार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं समझ में आता है, लेकिन भैया क्यों? क्यों भैया? क्यों? गिटार गिटार है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। गिटार को गर्लफ्रेंड क्यों बनाना है? इसका मतलब तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना? भाई तुम्हारा डायलॉग यही कह रहा है ना, गिटार गर्लफ्रेंड है, तो मतलब तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो गिटार है, तो अब तो गिटार से भी प्लेजर आता है, गिटार से भी सुकून मिलता है, तुमने गिटार को गर्लफ्रेंड में। अरे गिटार से अलग सुकून मिलता है, गर्लफ्रेंड से अलग सुकून मिलता है, दोनों को मिक्स मत करो। तो वही इनका हालत है। लोग आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि सच्चा प्यार नहीं मिला सर, आपके पास आ गए। मैंने कहा मैं क्या सच्चा प्यार दूंगा तुम्हें? एनीवे, तो एक केस हुआ सिंगापुर का। उन्होंने कहा कि भैया मेरे को ना ये आ, मेरा पति जो है वो, उससे मेरे को अटैचमेंट कम है, और मैं मेरा अपने बॉयफ्रेंड की मेमोरीज में खोई रहती हूँ। मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। और 4-5 साल हो गए उसको, मतलब 4-5 साल से वो लड़की सिंगापुर की है, वो पता नहीं कोई क्या है, कौन है, याद नहीं मुझे, बहुत पहले बात हुई थी मेरी। मैं अंदर से शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? फिर मैंने देखा 10-10 साल, 20-20 साल हो जाते हैं, लोग भूल नहीं पाते, पकड़ के बैठते हैं। फिर थोड़ा काफी क्वेश्चन किया तो पता चला, एक बड़ी बात पता चली, ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि लोग ना माइंड में मेमोरीज को ट्रैप करके रखते हैं। जैसे माइंड क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में जख्म हो गया, अब जख्म आप वो अपने आप भर रहा, ठीक, बराबर, कोई दिक्कत। अब तुम उससे, तुमने क्या किया, सीख लेके उसको तुम माचिस की तीली लेके चौंक रहे हो, चौक 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 चौक। वो जैसे भरे फिर तुमने चौंक दिया उसको, जैसे भरे फिर तुमने चौंक दिया। अब तुम बार बार उसको चौंकोगे तो भरेगा बेचारा? नहीं भरेगा। यही तुम लोग कर रहे हो। वो मेमोरीज रिलीज होती हैं अपने आप, सबकॉन्शियस की गहराइयों में जाती हैं, लेकिन तुम लोग उठा उठा के मेमोरी लाओगे बार बार। नहीं, मैं कैसे जाने दूं? मैं उसको याद, मेरी उसकी यादें है, उसकी यादें ही तो हैं अब, उसके यादें ही तो हैं। अरे वो यादें नहीं है, वो भूत है। वो यादें नहीं है, उसको भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल का मतलब वो जो एग्जिस्ट नहीं करता, भूत है वो। नहीं नहीं, हम कैसे जाने दे, मेरे पति की डेथ हो गई, हम उसकी यादें कैसे जाने दे? अरे भैया नहीं जाने दोगे तो वो ये चाहता था कि तुम बीमार हो जाओ। तुम ये चाहती हो कि तुम बीमार होकर घूमती रहो, 60 साल तक बीमार हो जाओ, अगले 60 साल तक, और उसके बाद अपने पति, अपने घर वालों को, जो बचे कुछ घर वाले, उनको भी परेशान करो। ये तुम्हारा पति चाहता था? नहीं नहीं, मेरा पति मर गया, मुझे उसकी ना मेमोरी चाहिए, अरे छोड़ो, हटाओ मेमोरी, मेमोरी क्या चाहिए? कोई मरता नहीं, पहली चीज तो कोई मरता नहीं है। सबसे पहले तो ये डाल लो, इस दुनिया में किसी को मारना संभव ही नहीं। राइट फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू एन एलिफेंट टू द ह्यूमन बींग, नो बडी डाइज। तो सबसे पहले तो इसको अंदर डालो अपने, कि कोई मरता नहीं है, देह जो है वो छिन जाती है, मरता कोई है ही नहीं। तो जब मारने का पॉज, इस दुनिया में मौत हो ही नहीं सकती, समझने की कोशिश करो। आप मर ही नहीं सकते हो, इस दुनिया में मौत हो ही नहीं सकती। मौत नाम की दुनिया में सिर्फ जीवन ही जीवन है, मौत है ही नहीं। जहां मौत है वहीं जीवन है, जहां जीवन है वहीं मौत है, दोनों सर्कल एक ही है, वो है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए। जीवित ही बसता, अनहद ध्वनि को मारना, मारना कोई है ही नहीं। आखिरी वही ध्वनि बसती है, आखिरी में ब्रह्म बोलते हैं उसको। फिर उस ब्रह्म से एक ऊपर की लेयर बनती है, उस लेयर को अभी तक साइंटिस्ट देख नहीं पाए, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। उसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ये जो डार्क एनर्जी है, इसमें टाइम एंड स्पेस भी नहीं होता, उसको महाकाल बोलते हैं। फिर उस डार्क एनर्जी से प्रकृति यानी शक्ति, यानी टाइम एंड स्पेस यानी काली, काली पैदा होती है, काल। उस काली में, उस प्रकृति में, जहां पे अद्वैत या द्वैत जो है वो अस्तित्व में आ जाता है,
डुअलिटी आ जाती है वहां पे, ग्रेविटी आ जाती है, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है बनना। फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो पार्टिकल को इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। यस, तो वट एवर, भूल गया मैं। पार्टिकल को हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है उसका, यानी तो वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मरना पॉसिबल ही नहीं है, पार्टिकल भी वे भी पार्टिकल है। हम्म? तो मर चुका तो डेथ को समझो ना। आप डेथ को समझो तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एक बार अगर कोई हो गया पैदा, तो वो उसी तरीके से कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप ये मत सोचो कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा 300-400 साल बाद दोबारा जन्म होगा और ऐसे ही मैं बात कर रहा हूंगा, जरूरी नहीं है। जो एक यूनिक प्रेजेंटेशन स्टाइल होती है, या यूनिक एक करेक्टर होता है, एक यूनिक तरीके की पर्सनालिटी ट्रेट होता है, वो पर्सनालिटी ट्रेट जरूरी नहीं है कि वही पर्सनालिटी ट्रेट दोबारा यूनिवर्स पैदा करेगा। मतलब मेरे मरने के बाद जरूरी नहीं है कि पर्सनालिटी ट्रेट जो है, क्योंकि यूनिवर्स को इससे मतलब नहीं है पर्सनालिटी ट्रेट से। यूनिवर्स को इससे मतलब है, ब्रह्मांड को इससे मतलब है कि टेंडेंसीज क्या है, संस्कार क्या है। हु बहू भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, एक्सक्यूज मी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या है, यही क्या है। डेथ अगर है तो डेथ को समझो, बिना डेथ के एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा है, उसको आपने पकड़ कर रखा है, और वो एक्सपीरियंस आपके बॉयफ्रेंड को जिंदा कर रहा है, ये एक बड़ा खतरनाक है, ये इंटेलेक्चुअल कैप्चरिंग बिहेवियर है। क्योंकि इनएविटेबल जो पीरियड था वो निकल गया, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। अगर आप बहुत ज्यादा नाटक करोगे तो 1 साल। तो इनएविटेबल को नहीं किया जा सकता ऐसे। अगर हाथ पैर आपका कट गया या हाथ कट गया, तो हो सकता है आपको 3-4 महीने, 5 महीने बाद एक्सेप्टेंस आना चालू हो कि हाँ मेरा हाथ कट गया, मुझे ऐसे ही जीवन जीना है। तो एक है हाथ कटा वो पेन, वो तो पेन 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर दवा दे देता है, अपना सूचन लगा देता है, उसमें मरहम पट्टी लगा देता है और टाँके लगा देता है, खत्म। 4-5 दिन, 1 हफ्ते मैक्सिमम, 3-4 दिन मैक्सिमम। आप उठोगे, आप कहोगे तो क्या दर्द ही नहीं हो रहा। फिर होता है साइकोलॉजिकल पेन, वो एक्सेप्टेंस पेन है कि हाय मेरा हाथ कट गया, हाय मेरा हाथ कट गया, खत्म हो गई, अब जिंदगी खत्म हो गई। फिर आपको समझ में आता है कि जब मेरा हाथ था, ये बड़ी चीज है सोचना इसको, जब मेरा हाथ था तब मैं टाइम पास कर रहा था, और अब जब हाथ नहीं है तो हाथ की वैल्यू समझ में आ रही है। यही होता है, ये ब्रेन की बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है। जब सब कुछ होता है ना ब्रेन के पास, देखो लोग क्या रोते हैं कि श्रद्धा छोड़ के चली गई, अमन छोड़ के चला गया, रंजनी छोड़ के चली गई, ये छोड़ के चली गई, माही छोड़ के चली गई, माया छोड़ के चली गई, इच्छा छोड़ के चली। अरे आपका शरीर तो आपके साथ था ना। नहीं नहीं, शरीर है तो क्या हुआ, अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारी उंगली काट दे रहे, रहो लो उंगली लो। अरे नहीं नहीं, उंगली कैसे काट दोगे? तो उंगली या फिर गर्लफ्रेंड? अरे बिल्कुल उंगली। तो जो है उससे खुश नहीं है, और जो है उसकी वैल्यू नहीं है, जो है उसकी मूल्यता नहीं, कोई मूल्यता नहीं लोगों के अंदर। और मेरे लेक्चर सुनेंगे, फिर एक हफ्ते बाद फिर वैसे हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं ना कि लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा, आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता, आत्मरस जरूरी है। पहले आत्मरस फिर आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मरस होने के बाद ही सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट होता है सब ज्ञान। मतलब आपकी जो प्रोग्राम्ड, जिसे आप चाहते हो ना प्रोग्रामिंग में चला जाए आपके, या बहुत डीप में अगर आप चाहते हो कि आत्मज्ञान अंदर चला जाए या वैराग्य प्राप्ति हो जाए, तो यही होता है। तो एक्सेप्टेंस क्या है? व्हाट इज द एक्सेप्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सी, number one thing is that the inevitable period is there, so you cannot accept at the zoom, like हाथ कटा तो आप 1 महीने तो नहीं फील कर पाओगे, लेकिन 1 महीने बाद आप हो सकता है इंटेलेक्चुअल पीरियड आ जाए।
हर चीज में होता है ये। ब्रेकअप में भी पहले स्टेज 1 होती है इंटेलेक्चुअल पीरियड, सॉरी इनएविटेबल पीरियड, यानी अटल, अटल समय। इसमें कुछ भी अटल है, सब कुछ, किसी भी चीज को टच, जो भी हो रहा है सब नेचुरल है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल पीरियड। ये जो पीरियड होता है इसमें आपको माइंड जो है, आपका माइंड, या अभी माइंड की बात हो रही है, लेट्स नॉट गो इनटू द बॉडी। माइंड जो है वो आपको चांसेस देने लगता है कि अब तुम्हें एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। माइंड अपने आप एकदम शॉक से खत्म हो, शॉक खत्म हो रहा है। वो जो शॉक है, जितना बड़ा दर्द होगा उतना लंबा खींचेगा वो। तो शॉक जो है वो डिक्लाइन हो रहा। तो अब आएगा वो पीरियड इंटेलेक्चुअल कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। लेकिन कई लोग गलती यही करते हैं कि जैसे कुछ भी हुआ, जैसे मेरे एक बार जब 2019 मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैं पुणे से दिल्ली लैंड हुआ और सुबह अपने दोस्त को पकड़ के रोने लगा। और मेरा भाई जो था वो उठा और मेरे को देखा और दूसरी तरफ करवट लेके सो गया। कह रहा था इसका रोज का है, इसका हर बार का है। क्योंकि उस वक्त जो मेरा भाई था, जो मेरा कजिन भाई था, वो एक लड़की के पीछे दीवाना था और दोस्तों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। आज दोस्त ही उसके लिए सब कुछ है। आज वो लड़की से तलाक तक की बातें हो रही हैं, हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। तो अपने अपने हिसाब से लोगों को समझ में आता है। जिस आदमी को वक्त बार बार समझा रहा है, समझ लो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लोग कहते हैं ना कि लोग समझाते हैं आके, भैया ये गलत कर रहे हो, गलत नहीं, नहीं हम तो शादी करेंगे, हम तो इसी से शादी करेंगे। लोग कह रहे हैं भाई ये शादी मत करो, इस नहीं नहीं हम तो इसी से करेंगे, करो। फिर कर लिया तो अब रो रहे। फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं हम 4 साल 5 साल बाद बच्चे करेंगे। 6 महीने में बच्चा हो गया तो डॉक्टर ने बोला ठीक है एक काम करो, प्रेग्नेंट हो तो पति से पूछ लो निकालना है कि क्या करना है। नहीं नहीं रखना है, रखो। फिर वो भी नहीं रख पा रहे हो। तो शुरू से ही तुम्हारे जो डिसीजन है वो बेवकूफियत पे बेस्ड है। और तुम सिर्फ एक अच्छा काम किया तुमने कि तुम 50-60 हज़ार महीना कमा रहे हो, उसमें ही लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, क्योंकि ये सब आसपास जो लोग हैं वो सब साले चूतिए हैं एक नंबर के। वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लो। सेहत गई गधे की पिछवाड़े में। सेहत है उससे कोई मतलब नहीं है, करेक्टर तुम्हारा कैसा उससे कोई मतलब नहीं है, लालच तुम्हारे अंदर है, मोह माया क्रोध है, उसके कोई मतलब नहीं तुमसे। सही गलत है तो कोई मतलब नहीं है, क्राइम कर रहा कोई मतलब नहीं। ये सोसाइटी एक नंबर की चूतिया है। सॉरी फॉर दिस बैड वर्ड, कई लोग बोलते हैं गाली मत दिया करिए, मुझे माफ करिए। ये सोसाइटी डिजर्व, ये एक नंबर के घोंचू लोग, एक नंबर के। जो भी आसपास आपके लोग हैं, जितने भी लोग हैं आपके आसपास, उनको एक बार एक क्वेश्चन करना चालू करिए, ठीक है? 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे तो क्या हो गया भाई? शादी टूट रही है, बच्चे नहीं संभल रहे, सेहत की ऐसी की तैसी हो रही है, दो दो सिगरेट से 10 सिगरेट हो गई, कोई मतलब ही नहीं किसी को, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। 10 सिगरेट पीने लगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। दारू पी रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोकेन ले रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। जैसे ही पैसा नहीं कमाएंगे तो सब बोलने लगे, उनकी बीवी चढ़ जाएंगे, उनके बच्चे चढ़ जाएंगे, उनके माँ बाप चढ़ जाएंगे सर पे। अरे तुमको यही चाहिए क्या सिर्फ? इसीलिए मैंने कहा इस दुनिया से मुझे कोई मतलब ही नहीं। ये दुनिया विनाश होना ही है इस दुनिया का। ये दुनिया मरने के लिए ही बनी हुई, इनको मरने दो। अपना देखो बस, अपना इंटरनल जो 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 बाउंड्रीज तुम्हारी हैं सिर्फ वो तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसको सही कर लो तो दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगती, मधुर लगने लगती, कॉमेडी जो है वो होने लगती है। इसलिए तो मेरे को कॉमेडी लगता है सब। मेरे को हर आदमी कहता है, उस दिन मेरे चाचा कह रहे हैं वहां क्या अकेले रहते हो तुम दिल्ली में। मैंने कहा आपसे क्या मतलब, मैंने कहा आपसे क्या मतलब, दिल्ली में अकेला रह रहा हूं, 4 लड़कियों के साथ रह रहा हूं, 5 लड़कियों के साथ रह रहा हूं, आपसे क्या मतलब? आप अपना काम करिए। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे बात करते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? ना जान ना पहचान, ना मैं तेरा मेहमान। मैं तो चाचा हूं, चाचा हूं तो क्या सर पे चढ़ जाओगे? चाचा हो तो, चाचा हो तो क्या पीएम होगा देश के? चाचा मतलब अजीबो गरीब डायलॉग। मैं चाचा हूं, चाचा क्या? अपना लाइफस्टाइल देखा तुमने? 60 साल के हो गए हो, अकल नहीं बात करने की। ना कसरत है ना कुछ है, पेट अड़हिया जैसा बाहर निकला आ रहा है।
हर आदमी पे गाली बक रहे हो, वो तुम अपने बच्चे पे गाली बक रहे हो, अपने सब पे खानदान पे गाली बक रहे हो, सबको गाली दे रहे हो। पास में बैठो तो गंद आती है, बैठो तो मुंह खुलता तो ऐसा लगा किसी ने हक दिया। तुम चाचा हो, तुमको किस बात का रिस्पेक्ट चाहिए? सिर्फ पैसे की बातें करी, सुबह से लेकर शाम तक पैसा 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 पैसा। जब पैदा हुए तब पैसा, अभी 60 साल के हो गए, अरे कब समझोगे? 60 साल के हो गए, तुमको कितनी वासना पूरी करनी है? तुम्हारे बीवी हो गए, 4 बच्चे हो गए, तुमको कितनी वासना पूरी करनी भैया? तुम्हारी वासना ही नहीं खत्म हो रही है, कहीं सत्य की बातें नहीं होती। बस ये घर बना लो, एक घर और बना लो, 2 घर और बना लो, सारा 4-5 बिल्डिंग और बना लो। अरे क्या करेगा बिल्डिंग बना के? तू भूकंप आएगा नीचे गिर जाएगा। बिल्डिंग बना के क्या करने वाला है? नाच करेगा, रहेगा तो एक ही कमरे में। क्या करने वाला है? 4-5 बिल्डिंग और खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। इतने लोग मर रहे हैं वहां बाहर सड़क पे, एक आध दो उनको खरीदवा दो। नहीं भी खरीदवा रहे हो, अगर नहीं भी खरीदवाना है तो भाई छोड़ दो, कोई और खरीद लेगा। नहीं हम कैसे छोड़ दें, हम तो पूरी जिंदगी रहने वाले। अरे क्या जिंदगी है तुम्हारी यार? 70 साल 80 साल में तुम्हारे हार्ट अटैक आने वाला, कैंसर हो जाएगा। तुम्हारी क्या जिंदगी है? 30 साल की उम्र में तुमको लगता है घर बनवा रहे हो तुम, 40 साल के लिए इस दुनिया में तुम रेंट पे रहने वाले हो। तुम लोग को समझ ही नहीं आता, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? एक एक 1% खुशी नहीं तुम्हारे अंदर। जब मुंह खोलते हो तो कहते हो हम बहुत खुश हैं। किसको चूतिया बना रहे हो तुम? किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक बार परमात्मा को क्वेश्चन करो। दिन भर बैठते हो हरि ओम, सुबह उठते हो जय राम जी की, शाम को बैठे हो हरि ओम, हरि ओम। अरे हरि ओम क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बताइए? आप बैठे हो, आपके घुटने में दर्द हो रहा, आप बोल रहे हो हरि ओम, वो क्या करेंगे? भगवान तो और गुस्सा आपसे। अगर भगवान सच में होता तो वो और ज्यादा गुस्सा होता आपसे कि भैया मेरा नाम क्यों ले रहे हो हर बात बात पे? जॉइंट में पेन हो रहा है, अपनी लाइफस्टाइल क्यों नहीं सही कर रहे हो? सुबह उठो जय राम जी की, उसके बाद वही वासने में चले जाएंगे। वासना क्या है? घर बना लो, मकान बना लो, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि। जो भगवान ने लिखा है भगवत गीता में वो तुमको फॉलो नहीं करना। गीताएं तुमने रखी, उसका टीकाकरण कर रखा तुमने। गीता तुमसे खुलती नहीं है, और गीता अगर तुमने गलती से खोल ली तो 1% तुम्हारे अंदर अटेंशन नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम उसका एक श्लोक पढ़ सको। तुम्हारा मन विचल मचलाने लगता है, मन करता है बंद कर दो, किताब बंद कर दो। टीकाकरण करके तुमने भगवत गीता टीका करने के लिए पैदा हुआ है। एक से एक लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी तुम्हारी लिस्टें बनाए उसमें सिर्फ तुम पाप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अद्वैत वेदांता इतना अच्छा हमारे अंदर, हमारे धर्म में इतना अच्छा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या कह रहा है, शुरू से ये धर्म जो है वो क्या बात कर रहा है उसको तुमने समझने की कोशिश नहीं करी। बस निकल जाओगे तलवार लेके और लड़ने लगोगे, मर जाओगे। क्यों? हमारे धर्म को ऐसा बोल दिया, हमारे उधर धर्म को ऐसा बोल दिया, उससे क्या होता है? अभी समझाने को बोले समझ नहीं आता तुमको कि तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है। धर्म का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं किसी से। यही है तो चक्कर सारा का सारा तुम्हारा यही है कि तुमने अपने जीवन में जहर भर दिया, उसके बाद तुम अपने बच्चे के जीवन में भी जहर भर रहे हो। और उसके बाद कहते हो हम मामा हैं, हम चाचा हैं, हमारे सामने रिस्पेक्ट से बात करो। अरे रिस्पेक्ट से तो बच्चों को भी रिस्पेक्ट दो। बच्चों को तो तुमने एकदम से मशीन बना रखा है। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इसकी कोई हद नहीं है। हर चीज में तुमने अपनी वासनाएं डाल रखी, ये करो वो करो वो करो, ये करो वो करो ये करो, अब ये करना अब वो करना, नहीं कर पाते क्यों नहीं कर रहे? अरे गधा, अरे बेवकूफ, अरे ये नहीं करता, अरे वो नहीं करता, अरे वो देखो उनका लड़का क्या कर रहा है। उनका कंपैरिजन, भेदभाव, तुलना, इसमें ही तुमने अपने लड़कों को मार डालना है। कल को लड़का सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, क्यों? तुम्हारी वजह से सुसाइड कर रहा है, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसको घर में आने नहीं दे रहे हो। तुम उसको घर में 1 सेकंड चैन से सांस नहीं लेने देते हो कि भैया बैठो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे करके 70 साल की जिंदगी में? तुम कुछ भी क्या उखाड़ लोगे 80 साल की जिंदगी में? कुछ भी करके तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम्हारे तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे चले गए। बहुत कुछ उखाड़ा लोगों ने। ब्रह्मांड को इससे मतलब नहीं है, भगवान को इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या उखाड़ते हो क्या नहीं उखाड़ते हो। इलॉन मस्क भी उनके लिए वही है और घर का भिखारी भी उनके लिए वही है, भगवान के लिए। भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं भगवान।
ब्रह्मांड पूरा एक दृष्टि से देखता है। पृथ्वी घूम रही है, अब घूम रही तो वो घूम रही, उसका काम घूमो, उसमें तुम नाच रहे हो, उसमें तुम दुनिया के बम बम विस्फोट कर रहे हो, उसमें जो तुम नंगे नाच रहे हो, उससे क्या मतलब? धरती घूम रही है, खत्म। उसमें अंदर तुम क्या कर रहे हो उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। ये चक्कर है तुम्हारा। सारी की सारी तुम्हारी प्रॉब्लम यही चालू होती है और यही खत्म होती है। वासना ही तुम्हारी जो है खत्म नहीं हो रही। अरे एक 25 साल का लौंडा बोलता है वासना के लिए, एक 30 साल का लड़का बोलता है वासना के लिए, मैं समझ में आता है। 65 70 साल के बूढ़े लोग जिनको 1% नमी नहीं, पूरे बॉडी में स्टिफनेस हो रखी है, नीचे झुक ही नहीं पाते हैं, धज्जियां उड़ा दी शरीर की अपनी। उसके बाद मुंह खोलेंगे तो न्यूज की बातें आएंगी कि ये पार्टी आनी चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, अपनी जात को ऊपर रखेंगे, वो ब्राह्मण ऐसे होते हैं, वो गुप्ता ऐसे होते हैं, और वो मुसलमान ऐसे होते हैं, वो हिंदू ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। और अपनी कास्ट के बारे में बात करो ना। अपनी कास्ट के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? दुनिया की सारी कास्टें तुमने गलत बता दी। हिंदुओं में सारी कास्ट तुमने गलत बता दी कि उनमें ये कमी, उनमें वो कमी, उनमें ये कमी, उनमें वो कमी। अपनी कास्ट के बारे में बात कर। अपनी कास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। हर तरफ से ये बटा हुआ है, जाति प्रजाति सब में बटा हुआ है, बांट रखा है। उसके बाद बातें करते हो कि अरे वो भी तो हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए, जनरल हो गए, वो सब हिंदू ही तो हैं, उनको एक जैसा क्यों नहीं देखते हो? क्यों नहीं देखते? तो ये धज्जियां उड़ा रखी तुम लोगों ने अपनी। किसी मतलब आप समझ लीजिए कि मैं जब घर के बाहर कदम रखता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिखते हैं कि मुझे इनसे ये क्वेश्चन पूछा, उससे वो क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना। और मेरे को सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ उनको चेंज नहीं करना है, ना मुझे कोई बदलाव लाना है किसी के अंदर। जिसको जो करना है करे, लेकिन मेरे को नहीं बदल पाओगे तुम। हो गया तुम्हारा, देख लिया तुम्हारा। 22-23 साल तुम्हारी जिंदगी के हिसाब से चला मैं। उस जिंदगी में सिर्फ अकेलापन था और कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार था। जो लोग कहते हैं ये जो तुमने बॉलीवुड से प्रोग्रामिंग कर रखी है, जो तुमने गानों में कंडीशनिंग कर रखी है, जो तुम्हारे संगीत में बोलते हैं, जो तुम्हारे लिरिसिस्ट हैं, दुनिया की बातें करते हैं, 60-60 साल के बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, उनको समझ ही नहीं आया, वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अरे तुम बेवकूफ हो एक नंबर के। तुमको अभी तक यही नहीं समझ में आया कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा। तुमको अभी उसी से मुक्ति नहीं मिली है, तुम वही एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। अरे 16 साल की उम्र में कर रहे हो, 25 साल की उम्र में कर रहे हो, 30 की उम्र में कर रहे हो, अरे 60 साल की उम्र में तुमको 16 साल की लड़की के साथ बैठना है, उसमें भी तुमको अपना वो करना है। फिर बातें क्या करते हैं? अरे मरना सभी को है, हम अय्याशी करके मरेंगे, आप ध्यान करके मरेंगे। ऐसे तो उनको क्वेश्चंस, उनको कौन बताए बेवकूफ हो। तो हर तरफ जो है ना ये, अब देखेंगे। एक बार क्या हुआ ऐसे ही, अब हम लोग कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अब वो दोस्तों में सब आपस में, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की। अब उसमें से, और ये हर घर में होता है, हर घर में होता है, बात करने लगे कि दूसरी कास्ट, हिंदुओं में ही दूसरी कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, कंजूस होते हैं, या जो भी उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा कुंडली उन्हीं क्या देखी जाती है, और सबसे ज्यादा तलाक भी उन्हीं क्या होते हैं। सब बोलना चालू कर दिया एक तरफ से, अलग अलग लेवल पे सब बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा रहा चुपचाप। तो मैंने 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 देखा कि ये कौन सी कास्ट का है मेरा दोस्त। तो मैंने उसकी कास्ट के बारे में कुछ गूगल सर्च किया, कुछ भी किया। मैंने कहा कि उसके नेगेटिव बोला उसकी कास्ट के बारे में। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर ये है, मैंने तुम्हारी कास्ट के बारे में उसके, तो भड़क गया कि मेरी कास्ट के बारे में क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा तुम दुनिया की कास्ट के बारे में बोल रहे हो। वो कहता तो वो तो होते ही है। मैंने कहा तुम भी होते ही हो। फिर होते ही क्या होता है? होते ही क्या होता है भाई? हर आदमी, हर कास्ट में, हर धर्म में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, ठीक है? तो वो बटा हुआ है, बटा हुआ है। अब यूनिटी होना क्यों जरूरी है? आप कहते हो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। यूनिटी होना जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एक धर्म में अगर यूनिटी अच्छी है और वो लड़ने के लिए रेडी हैं,
तो दूसरे के धर्म में अगर यूनिटी नहीं है और वो नहीं लड़ पा रहे हैं तो वो कॉन्कर कर लेंगे उनको। तो यूनिटी जरूरी है, लेकिन तुम अपने में ही अगर डिवाइड कर लोगे, सेग्रीगेट कर लोगे, तब तो खत्म ना मामला। तो ये वैसे ही हो गया कि जैसे कि अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार नहीं है और लेट से कि अगर पाकिस्तान अटैक कर दे, लेकिन पाकिस्तान एकजुट हो के अटैक करेगा, और आप कहोगे अरे दिल्ली में अटैक हो रहा है, होने दो, हम तो यूपी में हैं, और नीचे तमिलनाडु वाले कहेंगे अरे ऊपर अटैक हो रहा है नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी आर्मी कहेगी कि भैया हम यहां नहीं अटैक करेंगे, वो कहेंगे हम यहां नहीं अटैक करेंगे, वो दिल्ली वाले देखें, तो ऐसा नहीं होता है। वो दिल्ली फिर कॉन्कर करेंगे, फिर यूपी कॉन्कर करेंगे, फिर नीचे कॉन्कर करेंगे, तो ऐसे होता है। तो यूनिटी जरूरी है, यूनिटी एक तरफ से होना जरूरी है, लेकिन और भी बाकी चीजें धर्म में लिखी हुई हैं। तुम्हारे जरूरी चीजें भी धर्म में लिखी हुई हैं। यूनिटी कब जरूरी थी? भगत सिंह के टाइम में जरूरी थी, जब फ्रीडम फाइटिंग हो रही थी उस वक्त जरूरी थी कि भाई आप सब कुछ छोड़ के पहले देश को आजाद करवाइए। क्यों? क्योंकि ये लोग अंग्रेज लोग आए हुए सरदर्द कर लिया। और उसमें से भी बहुत सारे अंग्रेज अच्छे थे, ऐसा नहीं सारे अंग्रेज, जैसे जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे इंसान थे। वो पता है क्या करते थे? 450, 500, 550 लोगों को खाने वाला जो शेर था, जो बाघ था, उनके गांव में जाते थे, रात भर रुकते थे, अकेले जाते थे जंगल में, अकेले शिकार करते थे। उस शिकार करने के दौरान उनको कई बार भूत प्रेतों का भी सामना करना पड़ा, ऐसी कहानियों में उन्होंने बताया। और अकेले शिकार करते थे वो, दो शिकारी नहीं जाते थे, एक शिकारी होता था बस। और वो भी रात में भी जाते थे, दिन में जाते थे मोस्ट प्रॉब्ली अकेले। क्यों? क्योंकि दो शिकारी जाएंगे तो एक आदमी आहट करेगा, तो उधर गोली चला देगा वो, तो इसलिए अकेले जाना है। बहुत सारे लोग जब जाएंगे तो शेर भाग जाएगा दूर, तो अकेले जाते थे, अकेले पेड़ पे बैठते थे, अकेले घात लगाते थे, तो शेर का शिकार करते थे। 450 चंपावत का टाइगर जो था, 450, 500 लोग, सुंदरबंस के टाइगर ने 450, 500 लोगों ने खा डाला। इतना मैन ईटर था वो। तो अच्छे लोग भी हुए हैं, इसीलिए उनके नाम पे जिम कॉर्बेट नाम रखा हुआ है। अब उनकी बेचारे क्या गलती? जब वो आए थे, जब वो यहां पैदा हुए, तब तक मतलब दो दो शताब्दियों तक राज हुआ है ना, 2 सेंचुरीज तक राज किया है, तो तब तक एक दो बच्चे पैदा हो गए थे। तो अब उसमें क्या करें? जिम कॉर्बेट को खत्म कर दें? गलत है ना। लेकिन वही है ना, अगर आप इस दुनिया को नियम पालन देखेंगे तो जो एक करता है उसके ऊपर सबका असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इजराइल और गाजा का जो युद्ध हुआ, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो गाजा में कई ऐसे इनोसेंट थे जो मारे गए, बेचारे छोटे बच्चे मारे गए। तो तो ये मत सोचो कि हम बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। आपके ऊपर भी असर होगा। आपको ऊपर भी अगर वो चालू हो गया ना, तो आपके ऊपर भी आएगा वो। जैसे कुछ 4 लोगों ने चमगादड़ खाया, 4-5 लोगों ने चमगादड़ खाया, पूरी दुनिया में उसका जो दंड हुआ, उसको पनिशमेंट मिली। तो ये बड़ी चीज सीखने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में अटैक होता है तो ये मत सोचो कि आपके पास अटैक नहीं आएगा, अटैक वहां पे भी आएगा। ठीक है? या एक आदमी कुछ उल्टा सीधा काम करेगा तो सब पे असर होता है। तो जो एक करता है वो सबका, उसका असर सब पे होता है, जो सब करते हैं उसका एक पे होता है। ये है, भले ही उसमें आप कितने भी भले भाले इंसान हो, कभी जिंदगी में किसी के बारे में बोला नहीं हो, झूठा कभी नहीं बोला हो किसी के बारे में, किसी का बुरा नहीं चाहा हो, कभी पत्ता नहीं तोड़ा हो, कभी इंसान को नहीं मारा, सॉरी जानवर को नहीं मारा हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ये मत सोचो भगवान आपको छोड़ देंगे। ये बड़ा खतरनाक मामला है। अगर आप देखोगे आप कहोगे यार ये क्या है, उनकी गलती की सजाएं हमें मिल रही हैं। हाँ मिलेंगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक है ना, हम सब एक है। ये एक अलग अलग बंदे दिख रहे हैं लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म है। और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्टली लाइक प्रोटोजोआ, लाइक बैक्टीरिया, लाइक अमीबा। तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वो सब हम है, वो सब एक ही है। तो चक्कर क्या है कि वो एक का असर सब पे होता है, सबका असर होता है। इसके फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी एक ने कैंसर का इलाज किया तो वो सब पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग खाना पीना खिलाना पड़ेगा, अलग अलग मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। सब पे काम करेगा, ये है चक्कर सारा का सारा। तो वो हर चीज का पॉजिटिव होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, और हर चीज का एडवांटेज भी होता है। डुअलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस जो है बेसिकली एक बहुत ही बड़ी पावर है। अगर आप किसी भी चीज, कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, आपको उसको एक्सेप्ट कर लो। कई लोग लास्ट मोमेंट तक मरना नहीं चाहते, कि उनको पता है कि हमें कैंसर हो गया है,
डॉक्टर ने 3-4 महीने दे दिए कि अब 3-4 महीने बचे, उसमें इतना डिप्रेस हो जाएंगे। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि पहली चीज़ तो ऑब्वियसली अगर कोई कैंसर पेशेंट सुन रहा है तो उसके ऊपर एक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीवन में पहले आपने क्या किया है, मौत से पहले, यानी मान लीजिए जब आपको कैंसर आप हुआ उसके 10 साल पहले से आप क्या कर रहे थे, वो डिटरमाइन करेगा कि आप 3 महीने में लास्ट क्या करोगे। तो 3 महीने में आप कुछ नहीं करने वाले हो, घर में पड़े रहोगे, घर वाले आपके पास आके मिल के जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खिलाएंगे आपको, पॉटी वाटी करोगे, उसके बाद 3 महीने बाद घर वालों का हाथ पकड़ते हुए मर जाओगे। अगर मैं हूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया मेरे को अकेला छोड़ो, मुझे अकेला छोड़ो, और अगर अकेला नहीं भी छोड़ पा रहे हो तो 1-2 बार मिलो, कमरे में पड़ा हूं, 1-2 बार मिलो, उसके बाद चले जाइए। और अगर तीसरा विकल्प है कि भाई अगर डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि 3 महीने में खत्म ही है और मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा बद से बदतर हालत होती आ रही, खांसी आ रही, खून की उल्टियां हो रही, तो मैं डॉक्टर से बोल दूंगा भैया पुल द प्लग, प्लग खींचो, मतलब मार डालो। और ऐसा होता भी है, कई अलाउ होता है शायद, ऐसा कुछ रूल होता है कि अगर पेशेंट चाहता है तो ऐसा हो सकता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मैंने करना था कर लिया है, अभी कर लिया। आज भी मैं सब कुछ एक्सेप्ट करके और लेट गो करके बैठा हूं। लेट गो का एक बहुत बड़ा पावर, लेट गो वर्ड भी बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि एक मंक थे, उनको बुलाया गया, एक ऐसे राजा थे, मरने वाले थे, वो राजा चीख रहा था, हाय हाय मुझे नहीं मरना, हाय ये वो, हाय ये वो, हाय मेरी बेटी, हाय ये। तो मंक ने कहा मुझे जरा सब लोग कमरा कमरा खाली करो, दरवाजा बंद किया अंदर से, और उसके ऊपर लेट गया मंक, मतलब बैठ गया राजा के ऊपर जो चिल्ला रहा था, और उसके बाद बैठा, दोनों घुटनों के बल बैठ गया उसके ऊपर, मतलब दोनों घुटने साइड करके उसके ऊपर वो बैठा। उसके बाद उसका गला पकड़ लिया, या हाथ पकड़ा, गला पकड़ा, जो भी था, कहा कि लिसन, दिस इज द टाइम टू लेट गो, लेट इट गो। मतलब जो भी तुमने पकड़ के बैठा हुआ है कि ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इनको मिलना, उनको मिलना, खत्म करो, लेट इट गो। और जैसे ही उसने उसको समझाया, उसके अंदर कुछ तो बात हुई, कुछ तो उसको समझ में आया, उसने कहा, एकदम से उसने छोड़ दिया, मतलब कहा कि लेट गो, और पूरे 1 घंटे में वो बहुत ही शांतिपूर्वक मर गया। ये प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपके आखिरी क्षण में आप कैसे बिहेव कर रहे होगे, किस तरीके का बर्ताव आप कर रहे हो ये आखिरी क्षण में। तो लोग कहते हैं कान में जा जाके राम राम बोलो, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने अगर 10-20% भी साक्षी भाव में जिया है, वो जिंदगी में 10-20% या लास्ट के कुछ 10 साल अगर जिया है, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मौत का आखिरी पल जो होता है, या मौत होने वाली है या मृत्यु होने वाली है, तो आखिरी पल बहुत जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप एकदम से शरीर से छीन लिए जाते हो, शरीर से आप निकलते हो, या वो जो बचा कुचा जो रेसिड्यू है, जिसको प्राण में ढांचा बोलते हैं, जिसमें टेंडेंसीज होती हैं, वासनाएं होती हैं, वो जब निकलते हैं, अगर उसमें वो वासना मुक्त हो तो उसमें सफरिंग नहीं होती। तो सफरिंग जितनी भी आपकी हो रही है, आप ये समझ लो इतनी सफरिंग होती है कि आप एक तवे के ऊपर एक लाश, एक इंसान को बैठा दो गर्म तवे के ऊपर और बैठाए रहो, इतनी सफरिंग होती है जिसकी कोई हद नहीं है। इसी सफरिंग को नर्क कहा जाता है कि नर्क में है वो, नर्क में हो, नर्क में जियोगे, नर्क में जियोगे। नर्क में ही जीता है आदमी, काफी लंबे समय तक आदमी नर्क में ही जीता रहता है। फिर उसके बाद वो स्वर्गीय होता है, फिर वो स्वर्ग में आता है। जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में आ ही जाए। तो जब आप एकदम से किसी भी चीज का आप देखेंगे ना, जैसे कोई चीज अगर वाइब्रेट हो रही है तो एकदम से नहीं रुकती है, तो वैसे ही अगर आप एकदम से सडन डेथ हुई है, या फिर आप बुढ़ापे तक एकदम बहुत 16 साल की लड़की के साथ सोने का प्लान कर रहे थे,
तो आप वाइब्रेट हो रहे हो। वो वाइब्रेशन नेचुरली फीबल आउट होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, कि आप बुढ़े हुए हुए और एनर्जी एकदम से डाउन हुई और फिर आप मरे। लेकिन आपने एक्टिविटी को इतना ज़्यादा ऊपर रखा, अपनी वासनाओं को आपने इतना ज़्यादा रखा हुआ था कि वो एक समस्या उत्पन्न करती हैं आखिरी में। और इसी वजह से डेथ को लेके सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, गंभीरता है, कि डेथ के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसी वजह से कहते हैं तुरंत शरीर जला देना चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाल कटवा लेने चाहिए, इसके सब रीजंस होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इस दुनिया में सब कुछ, पहली चीज़ तो खत्म नहीं होता। किसी भी चीज़ को आप काटो मारोगे तो वो सटल में हो जाएगी, तो आप भी तो सटल में जा सकते हो, तो उसका मतलब कुछ तो होगा जो सटल बनेगा। जैसे आप किसी कागज को जलाओगे वो सटल हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आपके पास तो मॉलिक्यूल्स बचे ही नहीं। तो आपने पार्टिकल वेव थ्योरी का नाम सुना होगा। तो पार्टिकल वेव बन जाता है मरने के बाद। वेव जो है वो तो नहीं खत्म होती, पार्टिकल तो खत्म हो जाएगा, वेव थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो वो वेव जो है उसमें सेंसेशंस बची रह जाती हैं, और उस सेंसेशंस में कुछ नहीं होता, बस वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है तो भाई मुझे जो है जीना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चलता रहता है उसका। और जब तक चलता रहेगा, जब तक नेचुरल प्रोसेस से वो जो वेव है उसकी वाइब्रेशन ना रुके। फिर जब वाइब्रेशन रुकती है तो उसके बाद वही जो हैबिट्स हैं वो एक एक्सप्रेशन लेने के लिए उतावली हो जाती दोबारा, कि भाई चलो ठीक है, यूनिवर्स कहता है कि ठीक है तुम्हारा नंबर आएगा, दोबारा अपनी हरकतें चालू करना, लेकिन रुको। फिर वो कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी करना है, मुझे जीना है, मुझे ये करना है, मुझे 16 साल की लड़की के साथ जीना है, मुझे अभी मैं मंगल ग्रह पे लेके गया था, अब मुझे दूसरे जगह लेके जाना है, लोगों को दूसरे सोलर सिस्टम में लेके जाना है, मुझे साइंस में ये करना है, मुझे संगीत में ये करना है, मुझे और ये बनाना है, मुझे गाना बजाना है, मुझे। तो चिल्ला चिल्ली चलती रहती, तो यूनिवर्स बोलता रहता है रुके रहो रुके रहो, नहीं नहीं। तो ये तड़पता रहता है आदमी ऐसे ही। उसके बाद फिर काफी टाइम तक वो तड़पता है, फिर वो अपने आप चुप हो जाता है। फिर वो वेट करता रहता है, आदमी नहीं, वो जो हैबिट्स और टेंडेंसीज हैं बस वो। यही हैबिट्स एंड टेंडेंसीज इतनी इंटेंस्ड होती है किसी किसी में कि ये इंटेंशन जो है ये पोजेशन का रूप ले लेती है। यानी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि किसी के अंदर चुड़ैल आ गई, आत्मा आ गई, ये उसी से होता है कि इतनी ज्यादा हवस सवार है, इतनी एक्सप्रेशन सवार है, उसने वासना सवार है उसके अंदर, कि उसने पोजेस कर लिया। वो किसको पोजेस करती है? जो जैसे कि बहुत कमजोर दिल के हो, या जिनका बॉडी जो है उस पर कंट्रोल कम हो, इन सब चीजों पे वो पोजेशन पे जाती है। तो वो जो आत्मा है वो एक्चुअली आत्मा नहीं होती है। वहां पे ऐसा नहीं है कि हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, बढ़िया है। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस की नदी है, उसमें सब कुछ स्टोर होता रहता है। तो उसी में ये हैबिट्स एंड टेंडेंसीज जो हैं ये भी रहती हैं। तो इसी वजह से जब सपने में, जब आप कोई मर जाता है, आपके घर में कोई मरता है, तो आपके पास सपने आते हैं। उन सपनों में सिर्फ और सिर्फ वासना की बातें करते हैं लोग, कि या तो बताएंगे कि मुझे मेरा पति मारता था और मुझे ये करना था, मुझे कोई मतलब उस बताना चाह रहा है या बताना चाह रही है कि भैया, तो वो बताना मरने से पहले होगा कुछ ऐसा कि बताना है कि मुझे कितना दर्द हुआ, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो एक्सप्रेशन ढूंढता है माइंड में। तो क्या करता है माइंड में, वो सपनों में इस तरीके की डायलॉग बाजी होती है कि ये था, मैं मरने वाली थी, मेरा पति मारता था इसलिए मैंने जहर खा लिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये लाके दे दो, मुझे वो लाके दे दो। भाई यही होता है,
उनसे आप बात करोगे तो ऐसा नहीं हेलो भैया कैसे हो, हाँ बढ़िया, कैसा हो, बढ़िया चल, ये नहीं होता। इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, इट्स एन एक्सप्रेशन। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सप्रेशन है। कोई आपसे लड्डू मांगेगा, जैसे मरने से पहले भी कई लोग लड्डू मांगते हैं, जलेबी मांगते हैं, जैसे आप खिलाओगे मर जाएंगे, क्योंकि उनकी वासना मरने से पहले ही सरफेस हो गई है। सोचो आप, मरने से पहले जो वासनाएं सरफेस हो जाती हैं, तो आदमी ये मांगता मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खाने की चीज चाहिए। तो इसी वजह से कहा जाता है खाना वाना कुछ नहीं बनेगा जब तक 13 दिन नहीं हो जाते, इस घर में खाना नहीं बनेगा। इसको हम 13 ही बोलते हैं या 11 दिन बोलते हैं, क्योंकि शुरू के 13 दिन में जो इंटेंसिटी होती है इस एक्सप्रेशन को लेने की बहुत तेज होती है। तो खाना वाना बनाओगे तो खाना वाना जो है वो बनाना अनिवार्य नहीं है, वो हेल्प नहीं करता है उनको। उनकी जो इंटेंसिटी है वो एक टाइम पे रुकती है जाके, एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी वो 6-7 महीने 1 साल में रुकेगी। तो बोलते हैं ना 1 साल तक त्योहार नहीं मनाना है घर पे, वो इसीलिए होता है। कोई खुशहाली उछाली कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है, तो किस्सा हुआ बड़ा खतरनाक, बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ, इनकी दादी की डेथ हो गई, अभी रिसेंटली हुई है 2 महीने पहले। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड की बहन है, यानी जो तो गर्लफ्रेंड की बहन जो है, तो वो मेडिटेशन कर रही थी, सुबह 5 बजे की बात है। सुबह उठ के अपना मेडिटेशन कर रही होगी, तो भैया उसने आंखें खोला, उनकी दादी खड़ी सामने, और दादी बस खड़ी हुई है, ऐसे बैठी हुई है, या पता नहीं कुछ खड़ी हुई, साड़ी वाड़ी पहन रखी थी कुछ, मतलब उसने देखा और डरी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना प्यार करती थी उससे, तो उन्हीं को केवल वो। तो ये सब एक्टिविटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। इसकी एक शाखा भी है साइकोलॉजी में, जिसको पैरा साइकोलॉजी बोलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हर जगह किसी चीज की बात हो रही है, हर जगह अगर किसी चीज की बात हो रही है, तो वो सच भी हो सकता है। जैसे भगवान की हर जगह बात होती है, लेकिन भगवान की रियल डेफिनेशन किसी को नहीं पता। ऐसे रीइंकार्नेशन की हर जगह बात होती है। तो अगर बात हो रही है तो वो सत्य है। अगर हर एक कल्चर में ये कहा जा रहा है कि रीबर्थ है, किताबों में लिखा हुआ है, हर जगह बात हो रही है, तो समझ लो कि वो सच। जैसे नर्क और स्वर्ग, यानी जन्नत और जहन्नुम, ये हर जगह बोला गया है। हेल एंड हेवन हर जगह बोला गया है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कोई प्लेस है, वो जस्ट मरने के बाद जो हेल एंड हेवन वो है। तो अगर वैसे ही इंसान कोई मरता है और वो बहुत ही प्लेजरफुल एक्सपीरियंस में मर रहा है, तो वो प्लेजर की इंटेंसिटी भी हाई हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल उसकी वासनाएं बहुत ज्यादा हावी ना हो उसके ऊपर, यानी वो पूरी जिंदगी एक प्लेजर इंटेंसिटी में जिए हो। मतलब वो बेसिकली लेट गो एटीट्यूड हो उसके अंदर, एक्सेप्टेंस हो और लेट गो एटीट्यूड। ये 2 चीजें अगर हैबिचुअल पैटर्न में है आपके, तो आप बड़ी जल्दी छोड़ पाओगे चीजों को। तो शरीर से बाहर जब आप रहते हो, उस वक्त जब आपको छोड़ना है तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन शरीर में रहते हुए अगर आपने हैबिट डाल ली, तो फिर आप आराम से लेट गो कर पाओगे। और लेट गो कौन कर सकता है? जो सत्य को जानता है। क्योंकि सत्य का मतलब क्या है कि मैं कौन हूं? मैं हूं सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो मैं क्यों रो रहा हूं छोटी छोटी चीजों के लिए? अटैचमेंट का आपने सत्य देख लिया, आपने अन्य तरीकों के रिलेशंस में जाके अटैचमेंट देख लिया, अटैचमेंट को आपने ऑब्जर्व कर लिया। देखिए, जब आप अपनी मम्मी से दूर जाते हैं और थोड़े दिन तक दूर रहते हैं, तो आपको मम्मी को उतनी याद नहीं आती। लेकिन आप जब घर छोड़ रहे होते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा रोना होता है। मम्मी रो रही, आप रो रहे हैं कि हमारा बच्चा अब कॉलेज जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है। लेकिन जब आप हॉस्टल पहुंच जाते हैं, उसके 6 महीने बाद आप देखते हैं सब नॉर्मल हो गया, अब मुझे उतनी याद नहीं आती है मम्मी की अपनी। तो संपर्क जो है, बेसिकली नो कांटेक्ट रूल एक होता है, जब वो मेंटेन होता है तो ये चीज़ें होती है। ऐसे ही जब आदमी मरता है, तो नो कांटेक्ट रूल अगर रखा जाए, उससे कांटेक्ट नहीं करना है, उससे कोई भी, उसको ज़्यादा याद नहीं करना है। बार बार आप याद करोगे तो कांटेक्ट हो रहा है। तो यही बोलते हैं कि ज़्यादा याद नहीं करना। फिर खाना पीना खाते हैं 13 दिन बाद, ये दिखाने के लिए
कि हम तो कुछ नहीं याद कर रहे हैं तुमको, ये वो ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं कोई देख रहा होता है, वो उसको फील होता है ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक इट्स लाइक क्या कह सकते हैं, जैसे केचुआ होता है। केचुए के ना आंखें हैं ना कुछ है, वो अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से उसको पता है छेद कहाँ पे, अंदर घुस गया फिर बाहर निकल गया। वैसे ही ये जो प्राण शरीर का गुच्छा होता है, जो एक्सप्रेशन छूट रहा होता है, इसको एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए फटाफट, एक्सप्रेशन चाहिए। तो जब आप सोचते हो चीखें वीखें आ रही, कई लोग कहते चीखें क्यों आती हैं, चीखें इसी वजह से आ रही होती हैं। चीखों का जो लॉजिकल रीजन वो यही है कि भैया आत्मा जो है मर गई, अब कोई मरा, उसकी इंटेंसिटी बहुत भयंकर थी, या उसके अंदर बहुत पेन था, रेप हुआ होगा या पति मारता था या जो भी था, है ना, वो मरा। तो वो चीख बहुत भयंकर है, क्यों? क्योंकि वो दर्द है उसका। वो ऐसा नहीं कि आपको डरा रहा है कोई, वो दर्द है उसको, वो बता रहा है कि देखो मैं कितने दर्द में, वो बताना चाहता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, इतनी ज्यादा क्योंकि शरीर होता है उसके पास, प्राण में शरीर होता ही है। ऐसा नहीं है कि सातों पांचों शरीर छूट गए उसके, दो ही शरीर छूटते हैं। तो होता क्या है कि वो इतना इंटेंसिटी हाई होती है कि फिजिकल हो जाती है आवाज, आवाज फिजिकल हो जाती है। तो जिम कॉर्बेट एक बार सो रहे थे, उनका एक किस्सा है, शिकार पे गए थे तो सो रहे थे रात में, जंगल में एक बार ऐसा बड़ा किस्सा हुआ जहां पे ऐसा हुआ कि रात में वो सो रहे हैं, एकदम से चीखने की आवाज है किसी की। तो हिरन और हिरन का बच्चा दोनों सुने, मतलब फिर उन्होंने जैसे उसको हिरन को देखा, उन्होंने कहा मेरा वहम नहीं था, मतलब कोई सच में था, चिल्ला के गया है। तो इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब आप कहोगे ये सब पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल, देखो मैंने हमेशा आपसे एक चीज कही है कि कभी भी किसी चीज पे विश्वास मत करिए और अविश्वास भी मत करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीजें होती हैं, जितना मैंने पहले, मुझे भी यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैंने कई चीजें प्रत्यक्ष करी तो मैंने कहा कि नहीं, पॉसिबल हो सकता है, इट्स पॉसिबल है, लॉजिकली देखा जाए तो पॉसिबल है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि जब आप मरते हो तो डेफिनेटली कंटिन्यूएशन है, लेकिन किस चीज का? टेंडेंसीज का, हैबिट्स का। और वो जो हैबिट्स है, वो वासनाएं जो हैं, वो एक्सप्रेशन के लिए मांग रही होती है, एक्सप्रेशन मांग रही होती है। एक्सप्रेशन ना मिलने की वजह से सफरिंग होती है। नेचर के पास इनको हैंडल करने के लिए अपना एक जुगाड़ होता है, लेकिन वो इमीडिएट काम नहीं करता, उसमें 1 साल लग जाते हैं। 1 साल बाद जैसे ही आप बताते ना, नो कांटेक्ट जैसे होने लगा, धीरे धीरे अपने आप डिस्टेंस आने लगता है, रिश्तेदारों के बीच में, मम्मी पापा और पति पत्नियों के बीच में, और जो गई हुई आत्मा है उसके बीच में जो डिस्टेंस आने लगता है, वो नो कांटेक्ट रूल है वहां पे। ऐसे ही ब्रेकअप होता है तो भी अगर हम नो कांटेक्ट रूल मेंटेन करेंगे तो वो सेम चीज़ है। तो ये सब कुछ ऐसे ही होता है। अटैचमेंट्स का मतलब ही, अगर आपको अटैचमेंट खत्म करना है, नो कांटेक्ट रूल, ठीक है। तो ये है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और कोई इसके बारे में सही से बात तो नहीं करता, लेकिन कृष्णमूर्ति तक ने इसके बारे में बात कर रखी है। कृष्णमूर्ति ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि एक मीडियम होता है, उस मीडियम के, तो यानी तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, उस मीडियम के थ्रू आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो उसका रिप्लाई आएगा कि आप कौन हो, तो उसका नाम लिख के आएगा कि मैं ये हूं। और ऐसी ऐसी डिटेलिंग होती है कि आप और उसके बीच में ही वो बातें हुई हैं, फिर भी वो बता देगी, वो जो आत्मा है वो फिर भी उसमें उसमें क्योंकि वो मेमोरी सेव है ना। मैंने आपसे क्या बोला, एक स्ट्रीम ऑफ, ये जो स्पेस है इसमें मेमोरी सेव होती रहती है। मेमोरी सिर्फ सबकॉन्शियस में सेव नहीं होती। जब कोई गोली मारता है आपको, तो आसपास स्पेस में भी मेमोरी होती है, ओवरऑल जो क्वांटम लेवल पे भी मेमोरी सेव होती रहती है। मेमोरी को डिलीट करना मुश्किल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो ये चक्कर है। होप आपको समझ में आया।